जिलाधीश गौरव की कार झांसी शहर की गलियों को पार करते हुए शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास जाकर रुक गई। गौरव की मां कार से उतरकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मां, तेरा सुहाग हमेशा बना रहे, पहली सीढ़ी पर बैठे हुए भिखारी ने कहा, जिसे सुनकर प्रतिभा की आंखों में आंसू आ गए। उसने 1 रुपये का सिक्का उसके कटोरे में डाला और सोचने लगी, पता नहीं कहाँ होगा वीरेंद्र। प्रतिभा को 15 साल पहले की अपनी जिंदगी का वह सबसे कलुषित दिन याद आ गया, जब दोनों बच्चे लोकेश व गौरव 8वीं 9वीं में पढ़ते थे और वह खुद एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। पति वीरेंद्र एक फैक्ट्री में स्टोर रूम के इंचार्ज थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन वह स्कूल से घर आई तो बच्चे उदास बैठे थे। क्या हुआ बेटा? माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए। प्रतिभा ने बच्चों को ढाढ़स बंधाया कि पिताजी किसी जरूरी काम की वजह से रुक गए होंगे। जब 1 डेढ़ घंटा गुजर गया और वीरेंद्र नहीं आए तो उसने लोकेश को घनश्याम अंकल के घर पता करने भेजा। घनश्याम वीरेंद्र की फैक्ट्री में ही काम करते थे। कुछ समय बाद लोकेश वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने आते ही कहा, माँ, पिताजी को आज चोरी के अपराध में फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। क्या ये सच नहीं हो सकता? तुम्हारे पिता को फंसाया गया है। घनश्याम चाचा भी यही कह रहे थे, परंतु पिताजी घर क्यों नहीं आए? लोकेश ने कहा। रात भर पूरा परिवार जागता रहा। दूसरे दिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद प्रतिभा वीरेंद्र की फैक्ट्री पहुंची तो उसे वहां भी हर जगह अपमान का घूंट ही पीना पड़ा। वहां जाकर सिर्फ इतना पता चल सका कि स्टोर से काफ़ी सामान गायब पाया गया है। स्टोर इंचार्ज होने के नाते वीरेंद्र को दोषी करार दिया गया और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। प्रतिभा घर आकर वीरेंद्र का इंतजार करने लगी। दिन भर इंतजार के बाद उसने शाम को पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। अगले दिन पुलिस तफ्तीश के लिए घर आई तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि वीरेंद्र फैक्ट्री से चोरी करके भाग गया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस खबर के बाद तो पूरा परिवार आते जाते लोगों के हास्य का पात्र बनकर रह गया। प्रतिभा ने सारे रिश्तेदारों को पत्र भेजा कि वीरेंद्र के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत सूचित करे। अखबार में फोटो के साथ विज्ञापन भी निकलवा दिया। इस मुसीबत ने गौरव और लोकेश को समय से पहले ही व्यस्त बना दिया था। वह अब आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते थे। दोनों ने स्कूल के प्राचार्य से अपनी परिस्थितियों के बारे में बात की तो उन्होंने उनकी फीस माफ़ कर दी। लोकेश ने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। गौरव ने स्कूल जाने से पहले अखबार बांटने शुरू कर दिए। प्रतिभा की तनख्वाह और बच्चों की इस छोटी सी कमाई से घर का खर्च किसी तरह से चलने लगा। इंसान के मन में जब किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष को पाने की आकांक्षा बहुत बढ़ जाती है तब उसका मन कमज़ोर हो जाता है और इसी कमज़ोरी का लाभ दूसरे लोग उठा लेते हैं। प्रतिभा इसी कमज़ोरी में तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गई थी। उनकी बताई हुई पूजा के लिए कुछ गहने भी बेच डाले। अंत में एक दिन लोकेश ने माँ को समझाया तब प्रतिभा ने तांत्रिकों से मिलना बंद किया। कुछ माह के बाद ही प्रतिभा अचानक बीमार पड़ गई। अस्पताल जाने पर पता चला कि उसे टाइफाइड हुआ है। बताया डॉक्टरों ने कि इलाज लंबा चलेगा। यह लोकेश और गौरव की परीक्षा की घड़ी थी। ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ लोकेश लिफाफा बनाने का काम भी करने लगा। उधर गौरव ने अखबार बांटने के अलावा बारात में सिर पर ट्यूबलाइट लेकर चलने वाले लड़कों के साथ भी मजदूरी की। सिनेमा की टिकटें भी ब्लैक में बेची। दोनों के कमाए ये सारे पैसे माँ की दवाई के काम आए। तुम्हें यह सब करते हुए गलत नहीं लगा? प्रतिभा ने ठीक होने पर दोनों बच्चों से पूछा। नहीं माँ, बल्कि मुझे जिंदगी का एक नया नज़रिया मिला। गौरव बोला, मैंने देखा
कि मेरे जैसे कई लोग आंखों में भविष्य का सपना लिए परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं। दोनों बच्चों को वार्षिक परीक्षा में स्कूल में प्रथम आने पर अगले साल से छात्रवृत्ति मिलने लगी थी। घर थोड़ा सुचारू रूप से चलने लगा था। प्रतिभा को विश्वास था कि एक दिन वीरेंद्र जरूर आएगा। हर शाम वह अपने पति के इंतजार में खिड़की के पास बैठकर आने जाने वालों को देखा करती और अंधेरा होने पर एक ठंडी सांस छोड़कर खाना बनाना शुरू करती। इस तरह साल दर साल गुजरते चले गए। लोकेश और गौरव अपनी मेहनत से अच्छी नौकरी पर लग गए। लोकेश मुंबई में नौकरी करने लगा है। उसकी शादी को 3 साल गुजर गए। गौरव भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर झांसी में जिलाधीश बन गया। 1 साल पहले उसने भी अपने दफ्तर की एक अधिकारी सीमा से शादी कर ली। प्रतिभा की तंद्रा भंग हुई। वह वर्तमान में वापस आ गई। उसने देखा कि बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया है। हमेशा की तरह उसने वीरेंद्र के लिए प्रार्थना की और घर के लिए रवाना हो गई। माँ, बहुत देर कर दी, गौरव ने कहा। प्रतिभा ने गौरव और सीमा को देखा और उनका आशय समझकर चुपचाप खाना खाने लगी। बेटा, यहाँ से कुछ लोग जयपुर जा रहे हैं। एक पूरी बस कर ली है। सोचती हूँ कि मैं भी उनके साथ हो आऊँ। माँ, अब आप एक जिलाधीश की भी माँ हो। क्या आपका उनके साथ इस तरह जाना ठीक रहेगा? सीमा ने कहा। प्रतिभा ने सीमा से बहस करने के बजाय प्रश्न भरी नज़रों से गौरव की ओर देखा। माँ, सीमा ठीक कहती है। अगले माह हम सब कार से अजमेर और फिर जयपुर जाएंगे। रास्ते में मथुरा पड़ता है, वहाँ भी घूम लेंगे। अगले महीने वे लोग भ्रमण के लिए निकल पड़े। गौरव की कार ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा के जिलाधीश ने उनके ठहरने का पूरा इंतजाम करके रखा था। खाना खाने के बाद सब लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलने पर कार को रोकना पड़ा क्योंकि सामने से एक जुलूस आ रहा था। इस देश में लोगों के पास बहुत समय है। किसी भी छोटी सी बात पर आंदोलन शुरू हो जाता है या फिर जुलूस निकल जाता है। सीमा ने कहा। गौरव हंस दिया। प्रतिभा खिड़की के बाहर आते जाते लोगों को देखने लगी। उसकी नज़र सड़क के किनारे चाय पीते हुए एक आदमी पर पड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। वही तो है, प्रतिभा ने अपने मन से खुद ही सवाल किया। वही टेढ़ी गर्दन करके चाय पीना, वही जोर से चुस्की लेना। प्रतिभा ने कई बार वीरेंद्र को इस बात पर डांटा भी था कि सभी इंसानों की तरह चाय पिया करो। चाय पीते पीते उस व्यक्ति की निगाह भी कार की खिड़की पर पड़ी। शायद उसे एहसास हुआ कि कार में बैठी महिला उसे घूर रही है। प्रतिभा को देखकर उसके हाथ से प्याली छूट गई। वह उठा और भीड़ में गायब हो गया। उसी समय जुलूस आगे बढ़ गया और कार पूरी रफ्तार से दिल्ली की ओर दौड़ पड़ी। प्रतिभा अचानक वीरेंद्र की इस हरकत से हतप्रभ सी रह गई और कुछ बोल भी नहीं पाई। दिल्ली में वे लोग गौरव के एक मित्र के घर पर रुके। रात को प्रतिभा ने गौरव से कहा, बेटा, मैं जयपुर नहीं जाना चाहती। क्यों माँ? गौरव ने आश्चर्य से पूछा। क्या मेरा जयपुर जाना बहुत ज़रूरी है? हम आपके लिए ही आए हैं। आपकी इच्छा जयपुर जाने की थी। अब क्या हुआ? आप क्या झांसी वापस जाना चाहती है? झांसी नहीं, मैं मथुरा जाना चाहती हूँ। मथुरा क्यों? मुझे लगता है कि जुलूस वाले स्थान पर मैंने तेरे पिताजी को देखा है। क्या कर रहे थे वह वहाँ पर? गौरव ने आश्चर्य से पूछा। मैंने उन्हें सड़क के किनारे बैठे देखा। मुझे देखकर वह भीड़ में गायब हो गए। प्रतिभा ने कहा। माँ, यह आपकी आंखों का धोखा है। यदि यह सच भी है
तो भी मुझे उनसे नफरत है। उनके कारण ही मेरा बचपन बर्बाद हो गया। मैं जयपुर नहीं, मथुरा जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहती हूँ। माँ, आपके मन को दुखाना नहीं चाहता, पर आप इस आदमी को मेरे पिता मत कहो। रही मथुरा जाने की बात, तो हम जयपुर का मन बनाकर निकले हैं। लौटते समय आप मथुरा रुक जाना। प्रतिभा कुछ नहीं बोली। वीरेंद्र आपकी कोठरी में लेटे हुए पुराने दिनों को याद कर रहा था। 3 दिन पहले कार में प्रतिभा थी या कोई और, यह प्रश्न उसके मन में बार बार आता था। और दूसरे लोग कौन थे? आखिरी उसकी क्या गलती थी जो उसे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर एक गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा? बस इतना ही ना कि वह इस सच को साबित नहीं कर सका कि चोरी उसने नहीं की थी। वह मन से एक कमजोर इंसान है, तभी तो बीवी या बच्चों को उनके हाल पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। अब क्या रखा है इस जिंदगी में? खट खट खट, किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। वीरेंद्र ने उठकर दरवाजा खोला। सामने प्रतिभा खड़ी थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। अंदर आने को नहीं कहोगे? बड़ी मुश्किलों से ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच सकी हूँ, प्रतिभा ने कहा। आओ। प्रतिभा को अंदर करके वीरेंद्र ने दरवाजा बंद कर दिया। प्रतिभा ने देखा कि कोठरी में एक चारपाई पर बिस्तर बिछा है। चादर फट चुकी है और गंदी है। एक रस्सी पर तौलिया, पजामा और कमीज टंगी है। एक कोने में पानी का घड़ा और बाल्टी है। दूसरे कोने में एक स्टोव और कुछ खाने के बर्तन रखे हैं। प्रतिभा चारपाई पर बैठ गई। कैसे हो? धीरे से पूछा। कैसा लगता हूँ तुम्हें? उदास स्वर में वीरेंद्र ने कहा। प्रतिभा कुछ न बोली। क्या करते हो? थोड़ी देर के बाद प्रतिभा ने पूछा। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 रोटियां चाहिए। वह कुछ भी करने से मिल जाती है। वैसे नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल आता है। बच्चे? प्रतिभा के स्वर में आश्चर्य था। हाँ, अनाथ बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। सोचता हूँ कि अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई योगदान नहीं कर पाया तो इन अनाथ बच्चों की मदद कर दूँ। घर से निकलकर सीधे? प्रतिभा पूछते पूछते रुक गई। नहीं, मैं कई जगह घूमा, कई बार घर आने का फैसला भी किया, पर जो दाग मैं देकर आया था उसकी याद ने हर बार कदम रोक लिए। रोज तुम्हें और बच्चे को याद करता रहा। शायद इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। पिछले 5 सालों से मथुरा में हूँ। अब तो घर चल सकते हो। लोकेश अब मुंबई में है, नौकरी करता है, वहीं शादी कर ली है। और गौरव झांसी में जिलाधीश है। मुझे सिर्फ तुम्हारी कमी है। क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरी जिंदगी की कमी पूरी करोगे? कहते कहते प्रतिभा की आंखों में आंसू आ गए। वीरेंद्र ने प्रतिभा को उठाकर गले से लगा लिया और बोला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। यदि तुम्हारे साथ जाकर मेरे रहने से तुम खुश रह सकती हो तो मैं तैयार हूँ। पर क्या इतने दिनों बाद गौरव मुझे पिता के रूप में स्वीकार करेगा? मेरे जाने से उसके सुखी जीवन में कलह तो पैदा नहीं होगी? क्या मैं अपना स्वाभिमान बचा सकूंगा? तुम क्या चाहते हो कि तुमसे दूर रहूं? प्रतिभा ने रोकर कहा और वीरेंद्र ने सीने में सिर छिपा लिया। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम झांसी जाओ और वहाँ ठंडे दिल से सोचकर फैसला करो। तुम्हारा निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा। मैं तुम्हारा ही यहीं इंतजार करूँगा। प्रतिभा उसी दिन झांसी वापस आ गई। शाम को जब गौरव और सीमा साथ बैठे थे तो उन्हें सारी बात बताते हुए बोली, मैं अब अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। तुम लोग क्या चाहते हो? एक चाय वाला और जिलाधीश साहब का पिता। लोग क्या कहेंगे? सीमा के स्वर में व्यंग था।
बहू, किसी आदमी को उसकी दौलत या ओहदे से मत नापो, यह सब आनी जानी है। माँ, वह कमज़ोर आदमी मेरा बस बहुत हो गया। गौरव प्रतिभा बेटे की बात बीच में ही काटते हुए उत्तेजित स्वर में बोली। गौरव चुप हो गया। मैं अपने पति के बारे में कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहती। क्या तुम लोगों से अलग होकर वह सुख से रहे? उनके प्यार और त्याग को तुम कभी नहीं समझ सकोगे। माँ, हम आपकी खुशी के लिए उन्हें स्वीकार सकते हैं। आप जाकर उन्हें ले आइए। गौरव ने कहा। नहीं बेटा, मैं अपने पति की अनुगामिनी हूँ। मैं ऐसी जगह ना तो खुद रहूँगी और ना अपने पति को रहने दूँगी जहाँ उनको अपना स्वाभिमान खोना पड़े। प्रतिभा रात को सोते सोते उठ गई और पैर के पास गीला गीला क्या है देखा तो सीमा उसका पैर पकड़कर रो रही थी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका कई बार दिल दुखाया है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपके समान अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा कर सकूं। प्रतिभा ने भीगी आंखों से सीमा का माथा चूमा और उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भोर की पहली किरण फूट पड़ी। जिलाधीश के बंगले में सन्नाटा था। प्रतिभा एक झोले में 2 जोड़े कपड़े लेकर रिक्शे पर बैठकर स्टेशन की ओर चल दी। उसे मथुरा के लिए पहली ट्रेन पकड़नी थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।